आज हम देखेंगे स्टील बीम के बारे में। स्टील बीम क्या होता है, इसको किस तरीके से डिजाइन करते हैं, इसके बेसिक पैरामीटर क्या होते हैं, किस टाइप की बीम किस पार्टिकुलर लोड के लिए ज्यादा सुटेबल होती है, लेटरली रीस्ट्रेन्ड बीम क्या होती है, लेटरली अनस्ट्रेन्ड बीम क्या होती है, अनरीस्ट्रेन्ड बीम, इन सभी के बारे में देखेंगे। लेटरली रीस्ट्रेन्ड बीम को किस तरीके से डिजाइन करते हैं, लेटरली अनरीस्ट्रेन्ड बीम को या अनसपोर्टेड बीम को किस तरीके से डिजाइन करते हैं, ये सब पूरा हम बीम चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखते हैं बीम के बारे में। ये बीम स्टील बीम है। अब ये बीम को अलग अलग लोकेशन पर जब यूज करते हैं तो उसका अलग अलग नाम रहता है वही हॉरिजॉन्टल मेंबर, लेकिन अलग अलग लोकेशन पर यूज करने के बेसिस पर उसका नाम अलग अलग हो जाता है। जैसे पहला डेफिनेशन लिखा हुआ, स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड का मतलब क्या होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, एक होता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो अगर हम इसको एक बीम कह दें तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। तो लोड हमेशा इसके परपेंडिकुलर लगता है, ये लेंथ की डायरेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कहलाती है और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहलाती है। तो स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड, हमको पता है कि अगर ये बीम है तो लोड कुछ इस तरीके से ही एक्ट करता है उसमें, और वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड which is acting perpendicular to longitudinal axis is called beam। यानी बीम एक ऐसा मेंबर है जिस पर लोड उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में काम करता है या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करता है। अब when provided in building they are called joist। when beam is provided in building they are called joist। अगर बिल्डिंग में हम इसको प्रोवाइड कर देते तो इसी बीम का नाम क्या हो जाता है, जॉइस्ट हो जाता है। अ लार्ज बीम सपोर्टिंग नंबर ऑफ जॉइस्ट इज कॉल्ड गर्डर। यानी गर्डर एक ऐसा बीम है जो बहुत सारी छोटे छोटे बीम को सपोर्ट करता है। लार्जर बीम विच सपोर्ट नंबर ऑफ स्मॉलर बीम्स। जैसे आपने देखा होगा कंटिन्यूस बीम जो रहती है हमारे घर का, उसमें इस तरीके से बीम्स भी लगे हुए रहते हैं। ये लॉन्गर डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बीम रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है। ये हो गया, ये कंटिन्यूस बीम है और ये रूम में अलग अलग बीम हम प्रोवाइड करते जा रहे हैं। तो ये स्मॉलर जॉइस्ट हो गया और ये गर्डर हो गया। दोनों तरफ एंड में जो हमने प्रोवाइड कर दिया ये गर्डर हो गया। या ब्रिज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ब्रिज में दोनों तरफ साइड में जो है वो गर्डर का एग्जाम्पल है। और जो ब्रिज के ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन दोनों हो सकता है, इसके परपेंडिकुलर भी और इसके परपेंडिकुलर यानी जेड डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में। अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं तो ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो जेड एक्सिस में अगर लोड काम कर रहा है इसमें प्लेन के परपेंडिकुलर, यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है वो प्लेट गर्डर का मेन वाला पार्ट है और ये वाली जो बीम है उनको हम जॉइस्ट कर रहे हैं। तो पहली डेफिनेशन देख लिया कि अगर बिल्डिंग में हम बीम को यूज कर रहे हैं तो उसको जॉइस्ट कहेंगे और लार्जर बीम जो है उसको गर्डर कहेंगे, जो बहुत सारी छोटी छोटी बीम को सपोर्ट करता है। अब एक बीम जो है जो रूफ ट्रस में होती है, बीम विच कैरी द रूफ लोड इन द ट्रस इज कॉल्ड पर्लिन। ये आपने टिम्बर स्ट्रक्चर में देखा हुआ कि पर्लिन क्या होता है, जो कि हमारा प्रिंसिपल रैफ्टर के ऊपर रखा हुआ रहता है और रैफ्टर को सपोर्ट करता है। तो वहां पर जो बीम होती है उसका नाम है पर्लिन। अपने घरों में आपने देखा होगा जो हमारा गेट के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है बीम, उसको क्या कहते हैं, लिंटल कहते हैं। बीम विच सपोर्ट द लोड फ्रॉम मेजनरी ओवर द ओपनिंग इज कॉल्ड लिंटल। सभी ने देखा होगा, वो भी एक बीम ही है। और रूफ बीम यूजुअली सपोर्टेड बाय पर्लिन इज कॉल्ड राफ्टर। राफ्टर भी एक बीम का एग्जांपल है जो उसके ऊपर सपोर्ट किया जाता है ट्रस में। हॉरिजॉन्टल बीम स्पैनिंग वॉल कॉलम ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ये मैंने आपको रूफ ट्रस में दिखाया था कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो है उसमें साइड में हॉरिजॉन्टल बीम स्पैनिंग द वॉल कॉलम
ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग यूज टू सपोर्ट वॉल कवरिंग इज कॉल्ड गर्ड। यानी कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो है पूरी लेंथ में प्रोवाइड किया गया है, उसका साइड व्यू अगर देखते हैं तो साइड में जो पूरी लेंथ में हमारा बीम रहेगा उसको हम कहेंगे गर्ड। तो ये भी एक बीम ही है, उसको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जब यूज करते हैं सभी वॉल कॉलम को सपोर्ट करता है तो उसको फिर हम गर्ड कह देते हैं। अब देखिए बीम में प्रॉब्लम क्या आती है। स्टील बीम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो स्टील बीम में मेजर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ टॉर्सन कैन नॉट बी कंप्लीटली अवॉइडेड फॉर अ बीम ऑफ स्ट्रक्चरल शेप इवन इफ बीम शेप इज सिमेट्रिकल। यानी कि बीम में टॉर्सन की प्रॉब्लम को हम पूरे तरीके से नहीं हटा पाते, अवॉइड नहीं कर पाते, भले ही उस बीम का जो शेप है वो सिमेट्रिकल हो। जैसे कि आई सेक्शन हो गया, दोनों ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है। चैनल सेक्शन हो गया, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर बीम का शेप सिमेट्रिकल भी है तब भी उसमें टॉर्सन हम पूरे तरीके से अवॉइड नहीं कर पाते, भले ही लोड सिमेट्रिकल हो इन द प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी यूनिफॉर्मली हो। इट इज बिकॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी काज्ड बाई कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बीम में आते हैं उनकी वजह से इनस्टेबिलिटी आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, बकल करता है। दिस इनस्टेबिलिटी इज कॉल्ड लेटरल बकलिंग। यानी कि इस बीम में टॉर्सन की प्रॉब्लम पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हो पाती। ये टॉर्सन किसकी वजह से होता है? भले ही हमारा शेप सिमेट्रिकल हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री में ही लोड लग रहा हो, लेकिन जब कंप्रेसिव फोर्स आता है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होता है, उसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर जो है कुछ हद तक उसकी स्टेबिलिटी प्रभावित होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेटरल बकलिंग कहते हैं। ये लेटरल बकलिंग, अब देखिए लेटरल डायरेक्शन में होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और एक लेटरल डायरेक्शन या ट्रांसवर्स डायरेक्शन। दूसरी डायरेक्शन जो है लॉन्गिट्यूडनल के अलावा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन यानी लेंथ की डायरेक्शन, उसके अपोजिट में जो दूसरी डायरेक्शन है उसको हम लेटरल या ट्रांसवर्स डायरेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, ये लगभग पूरे स्पैन को इन्वॉल्व करती है। पूरे स्पैन में ये बकलिंग हो जाती है। दो तरीके की बकलिंग रहती है। लेटरल बकलिंग वैसे पूरे स्पैन में हो सकती है या कुछ थोड़े से पार्ट में हो सकती है, जिसको लोकल बकलिंग कहते हैं। लोकल बकलिंग इन्वॉल्विंग द ओनली लोकल कंपोनेंट ऑफ बीम। ये पूरे स्पैन में नहीं होता, कुछ पार्ट में होता है। ठीक है, लोकल बकलिंग इज जनरली अ फंक्शन ऑफ विड्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ बीम कंपोनेंट। ये जो लोकल बकलिंग होती है इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? विड्थ और थिकनेस को रेशियो हम सही करके, उसको इंक्रीज करके हम उसका लोकल बकलिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, टॉर्सन मैंने बताया, टॉर्सन इग्नोर नहीं कर सकते। टॉर्सन क्या होता है ये मान लीजिए, एक सिंपल समझने के लिए, ये हमारा एक फिक्स्ड बीम है। ठीक है, ये एक रॉड लगी हुई है इसमें, ये सर्कुलर रॉड। अब अगर आप इसमें इस तरीके से फोर्स लगा दें, यानी ऐसा कुछ फोर्स लगाएं जिससे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करें, और एक तरफ फिक्स है, यानी एक तरफ हमने फिक्स कर दिया, दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया, ऐसा फोर्स लगा दिया जिससे वो किसी एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में? इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा। तो ये क्या है? टॉर्सन। या फिर एक तरफ फिक्स ना करें, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स इधर लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, जैसे ये क्लॉकवाइज लग रहा है इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा, तो दोनों फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा देने से क्या होगा, ये ट्विस्ट करेगा। जैसे आप किसी क्लोथ को वॉश करने के बाद में उसको निचोड़ते हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन हम फोर्स लगाते हैं, दोनों डायरेक्शन, तो उसमें क्या हो रहा है, ट्विस्टिंग फोर्स हो रहा है, जिसकी वजह से टॉर्सन आ रहा है। तो ये टॉर्सन का एक एग्जांपल है। ठीक है, या तो एक एंड उसका फिक्स कर दे, दूसरी तरफ फोर्स लगाएं, तो क्या होगा, वो रोटेट करेगा किसी एक डायरेक्शन में। या फिर एक दोनों तरफ फोर्स लगाएं, लेकिन दोनों तरफ फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो, जिसकी वजह से वो जो हमारा रोटेट करे वो ट्विस्टिंग फोर्स आ जाए, टॉर्सन आ जाए, मरोड़ उत्पन्न हो जाए। तो ये है हमारा टॉर्सन। तो ये हमारा बीम में होता है। बीम में किस तरीके से होता है? बीम में क्या है, बकलिंग के साथ साथ रोटेशन भी होने लगता है, जिसको हम लोग लेटरल बकलिंग कहने लगते हैं। यानी बीम हमारा बेंड तो होता ही है लोड की वजह से, साथ ही साथ वो रोटेट करने की कोशिश करता है, जिसको हम लेटरल बकलिंग कहने लगते हैं।
ये लेटरल बकलिंग हमारा ज़्यादा स्पैन में भी हो सकता है या कुछ पोर्शन में हो सकता है, जैसे वेब बस में हो और कुछ ही लेंथ में हो। अगर कुछ ही पार्ट में हो उसको लोकल बकलिंग कह दें। अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं। ये कुछ मॉस का पार्ट है जो कि बेसिक है इसका। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका हमने न्यूट्रल एक्सिस लिया हुआ है। ये अगर हम इसमें वर्टिकल लोड लगाते हैं, ये क्रॉस सेक्शन बना हुआ है उसका, ठीक है। लेंथ में जब हम फोर्स लगाते हैं, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कह सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोड लगाते हैं, यूडीएल लगाते हैं या पॉइंट लोड लगाते हैं, उसकी वजह से जो हमारा किसी क्रॉस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट आ जाता है। बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम है ये है बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो जब हम रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए बनाते हैं तो ये आपने आरसीसी में भी देखा होगा इस तरीके से, क्योंकि हम इलास्टिक मटेरियल मान के चलते हैं उसको, ठीक है। और स्टील सेक्शन है तो ऑब्वियस वैसे भी इलास्टिक होता ही है वो। तो यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस देखिए, जिसका जो डायग्राम बनाते हैं, न्यूट्रल एक्सिस वो होती है, एक्सिस होती है जहाँ पर ना तो टेंसाइल स्ट्रेस आता है ना ही कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है, जीरो, न्यूट्रल लेयर कहते हैं उसको। ऊपर वाली स्ट्रेस में कंप्रेशन होगा, देखिए अगर ये इस तरीके से फोर्स लगेगा तो इस तरीके से बेंड होगी, ऊपर वाली लेयर में कंप्रेशन आ जाएगा, नीचे वाली लेयर में टेंशन आ जाएगा। तो ऊपर में कंप्रेशन, सबसे ज़्यादा कंप्रेशन स्ट्रेस आएगा। सिग्मा बीसी का मतलब है बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन, बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन, ठीक है। यानी बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है किसकी वजह से, टेंसाइल फोर्स की वजह से, यहाँ कंप्रेसिव फोर्स की वजह से। ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो गया। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आप लोगों ने मार्क्स में पढ़ा होगा, इस तरीके से होता है। और इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, ये आप टिम्बर सेक्शन में देख चुके हैं, 3/2 टाइम्स ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस होता है। जो हाईएस्ट शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, वो 3/2 टाइम्स ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस होता है। ये डायग्राम बनता है। अगर आई सेक्शन ले लें, जो कि स्टील रोल्ड सेक्शन हमारा आई सेक्शन प्रेफर किया जाता है ज़्यादा बीम में, इसके लिए भी बेंडिंग स्ट्रेस देखेंगे तो वही होगा, टॉप पर सबसे ज़्यादा कंप्रेशन होगा, बॉटम में सबसे ज़्यादा टेंशन होगा, सेंट्रल में जो न्यूट्रल एक्सिस है वहाँ पर कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, वो जीरो होगा। और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आप देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर बढ़ता है, फिर जंक्शन के पास सीधे इंक्रीज हो जाता है, और इसके बाद ये बढ़ते हुए सेंटर पर न्यूट्रल एक्सिस पर जहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होता है वहीं पर शियर स्ट्रेस हाईएस्ट हो जाता है। और उसके बाद वापस वही पैटर्न रिपीट होता है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल है तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिकल रहता है। ये इस तरीके से होता है। अब आई सेक्शन बीम के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल समझा जाता है, क्योंकि देखिए इसका जो टॉप पोर्शन है वो बेंडिंग को सबसे ज़्यादा रेजिस्ट कर पा रहा है, और मिडिल वाला जो पोर्शन है वो शियर स्ट्रेस। तो जो आई सेक्शन है उस पर हम जो फ्लेंज होता है उसको मेनली डिजाइन करते हैं बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करने के लिए, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस उसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है। और जो वेब वाला पोर्शन है, ये वेब है मिडिल वाला पोर्शन, उसको उस पर सबसे ज़्यादा शियर स्ट्रेस आता है, उसको डिजाइन करते हैं शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। यानी ये फ्लेंज का काम है आई सेक्शन में मेनली बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करना, और वेब का काम है शियर फोर्स को रेजिस्ट करना। इसको ध्यान में रखें आई सेक्शन डिजाइन करते टाइम या बीम को डिजाइन करते टाइम, कि वेब और फ्लेंज का मेन टास्क क्या है, पर्पज क्या है। तो ये जब बेंडिंग ये डायग्राम जो बनाते हैं, इस पर कुछ एजम्पशन लेते हैं कि बीम का क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस, बीम का मटेरियल जो है वो आइसोट्रोपिक है, प्रॉपर्टी समान है तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड में, होमोजीनियस है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मटेरियल, और हुक के नियम को फॉलो कर रहा है। प्लेन सेक्शन बेंडिंग से पहले और बाद में प्लेन रहता है। रिएक्शंस, अप्लाइड लोड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एक ही प्लेन पर है, सेम ही प्लेन पर काम कर रहे हैं। ये सब एजम्पशन जब ले लेते हैं, ये मॉस का ही एक पार्ट है, ये एजम्पशन ले लेते हैं तो ये फ्लेक्सुरल फार्मूला हमारा बन के आ जाता है, M/I = σ/y = E/r, जहाँ पर M का मतलब है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सिग्मा का मतलब है कि बेंडिंग स्ट्रेस, लेकिन कहाँ पर, जिस लेयर को कंसीडर कर रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर टेंशन और कंप्रेशन फाइबर में परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू। R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका होता है, ये जो बीम हमारा बेंड करेगा, क्योंकि यहाँ तो केवल क्रॉस सेक्शन दिख रहा है,
तो ये जिस तरीके से बेंड होगा, जो कर्व बनेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, कितना सर्कुलर पोर्शन में जो बेंड हो रहा है उसका रेडियस कितना है। आई क्या है, एक्स एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि आई सेक्शन में यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वर्टिकल लोड लगेगा तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारा बेंड है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। आई सेक्शन में फ्लेंज जो है वो बेंडिंग रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है और वेब शियर रेजिस्टेंस के लिए। क्यों? चूंकि शियर स्ट्रेस वेब में ज़्यादा आ रहा है और बेंडिंग स्ट्रेस फ्लेंज में ज़्यादा आ रहा है। और आई सेक्शन इसीलिए ज़्यादा सुटेबल है क्योंकि उसमें दोनों ही चीज़ों को रजिस्ट करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए, यही आगे फिर से वही लिखा हुआ है बीम के बारे में। स्ट्रक्चरल मेंबर है सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड, एनी लोड दैट डज नॉट एक्ट अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ मेंबर इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लोड। या सिंपल कहें कि जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में काम करता है उसको ट्रांसवर्स लोड कहेंगे, या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करता है। फ्लेक्सुरल फार्मूला भी वही है, बेसिक इसमें लिखा हुआ है। इसको स्टील के रिस्पेक्ट में अभी यहाँ पर बता दिया गया कि सिग्मा जो है वो सिग्मा BC से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू कंप्रेशन, ठीक है। जो कंप्रेशन वाला ही क्यों यूज किया, सिग्मा BT भी लिख सकते थे, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट मेनली कहाँ पर आने वाला है, कंप्रेशन फ्लेंज में, और वो फ्लेंज में है, ठीक है। तो उसकी वजह से C वाला यूज करेंगे, क्योंकि टेंशन वाला जो सिग्मा BC है बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन टॉप फाइबर के लिए, ठीक है, उसके लिए डिजाइन कर लेंगे। सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड, अब M इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इंटू आई, यहाँ से अगर इन दोनों को ले लेंगे तो M अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई हो जाएगा, तो M की वैल्यू मिल जाएगी। M इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड, आई अपॉन वाई का जो फार्मूला वो किसका है, जेड का, सेक्शन मॉडुलस का। तो रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस जेड अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो जेड इज इक्वल टू M अपॉन सिग्मा BC हो जाएगा। परमिसिबल बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू मैंने आपको बताई थी 0.66 FY होता है। टेंशन में सिग्मा 80 की जो वैल्यू होती है वो 0.6 FY। कंप्रेशन में भी परमिसिबल वैल्यू जो हाईएस्ट है वो 0.6 FY ही होती है। बेंडिंग में 0.66 FY होता है। बियरिंग में 0.75 FY होता है। शियर के लिए एवरेज वैल्यू अगर लेंगे तो टाउ AVG जो होता है एवरेज शियर स्ट्रेस, उसकी वैल्यू होती है 0.4 FY, और मैक्सिमम एवरेज शियर स्ट्रेस जो होता है वो 0.45 FY। ये सभी की परमिसिबल वैल्यू है, और ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर जगह हमको परमिसिबल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर आई वही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ई का मतलब है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे टिम्बर स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर हो जाएगा, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील हो जाएगा। तो जैसे अगर FY आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है तो आप माइल्ड स्टील कंसीडर कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील भी मोस्टली आपके क्वेश्चन में नहीं दी रहती है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होती है। तो ये आपको याद रखना है कि स्टील के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि फिक्स है यही रहती है। तो ये आपको डायरेक्टली भी ले लेना अगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब दो तरीके की बीम, लेटरली सपोर्टेड बीम या लेटरली रीस्ट्रेन्ड बीम, यानी लेटरल डायरेक्शन में उसको रोक के रखा गया है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, तो लेटरल डायरेक्शन में कोई भी उसमें डिफ्लेक्शन ना हो जाता, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। तो देखिए यहाँ पर एक हमने वेल्डेड सेक्शन कह सकते हैं बनाया हुआ है, क्योंकि रोल्ड जैसा नहीं है, उसको हमने क्या कर दिया है, एक स्लैब है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ये स्लैब वाला पोर्शन है जिसके अंदर कुछ पोर्शन हमारा इसका इंसर्टेड है, दोनों तरफ स्लैब बाहर निकली हुई है, यानी ये बीम हमारा इस तरीके से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने से बचेगा भी, क्योंकि उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। और लोड हमारा किस तरीके से लगेगा, बीम में इस तरीके से लगता रहेगा। तो अब इसमें लेटरल सपोर्ट हमने प्रोवाइड कर दिया है, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगा, लेटरल डायरेक्शन में यानी इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हमने सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। इफ द कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम इज कंप्लीटली रीस्ट्रेन्ड अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब इसको आप इमेजिन करिए अंदर की तरफ बना होगा, ये बाहर की तरफ स्क्रीन की समझ सकते हैं, लेंथ में सामने जो दिखाई दे रहा है वो आपको फ्रंट व्यू कह सकते हैं उसका, ठीक है। ये कुछ आई सेक्शन कुछ इस तरीके से होगा,
ये इस तरीके से बना हुआ होगा, हमें साइड से ऐसा दिखाई दे रहा है। इस तरीके से पैटर्न पूरे में रिपीटेड होगा, अंदर की तरफ बना हुआ होगा। ये इसको देखें, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। ये ऐसा सेक्शन होगा, तो हमने पहले ये इधर से देख लिया है, ठीक है। ये ऐसा दिखा। तो इफ द कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम इज कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और ये हमारा जो दूसरा वाला डायरेक्शन दिखाई देगा ये लेटरल डायरेक्शन हो जाएगा, ये वाला अगर देखो, ठीक है। इफ बीम इज कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट देन इट इज कॉल्ड लेटरल रिस्ट्रेंट बीम। सिंपल है कि लेटरली अगर इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, रोका गया है मूवमेंट से, तो वो लेटरली रिस्ट्रेन्ड बीम। अगर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो लेटरली अनरिस्ट्रेन्ड बीम, यानी यही अगर स्लैब इसके बिल्कुल ऊपर ही रख दिया जाए केवल, तब क्या होगा, उसको बिल्कुल नहीं रोक पाएगा, वो तो और डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर अभी हमने क्या कर दिया, उसको अंदर इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाएगा। तो ये लेटरली रिस्ट्रेन्ड बीम है। अब चूंकि पूरा का पूरा बेंडिंग स्ट्रेसेस में जनरेट हो पाएगा, क्योंकि उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, तो सिग्मा बेसिक की वैल्यू का 0.66 FY जो कि हाईएस्ट होती है वो यूटिलाइज हो जाएगी, क्योंकि सपोर्ट हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब दूसरी कैटेगरी क्या है बीम की, लेटरली अनसपोर्टेड बीम। देखिए यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर ही रख दिया गया, प्रीकास्ट स्लैब रेस्टिंग ऑन द बीम। तो अब हमारा क्या होगा, जो भी जिस तरीके से मूवमेंट होना है लेटरल डायरेक्शन में, अंदर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये लेटरल डायरेक्शन, तो मूवमेंट हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर लेटरली अनसपोर्टेड बीम की कैटेगरी में इसको रखा गया, या फिर इसको मान लीजिए केवल यहीं पर फिनिश कर दिया जाता, एक तरफ ही, ये सिर्फ यहीं से फिनिश कर दिया जाता लेफ्ट साइड में, तभी वो लेटरली अनसपोर्टेड की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये हमारा जो बीम है वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है कि वो रोक पाएगा, इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ ऊपर रखा हुआ है, उसके कोई सपोर्ट उसको नहीं मिल रहा लेटरल डायरेक्शन में, मूवमेंट यहाँ पर तो आसानी से मूवमेंट हो सकता है उसका, तो लेटरली अनसपोर्टेड बीम। इफ द कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम इज नॉट रिस्ट्रेन्ड, यानी रोका गया है, नहीं रोका गया है, नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट, यानी लेटरल मूवमेंट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड लेटरली अनसपोर्टेड और लेटरली अनरिस्ट्रेन्ड। देखिए अन लग गया अभी यहाँ पर, अनरिस्ट्रेन्ड यानी नहीं रोका गया। सिंस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज, तो सिग्मा बेसी जिसकी हाईएस्ट वैल्यू थी, अब वो पूरी की पूरी यूटिलाइज नहीं होगी, पहले ही फेल होने के चांसेस रहेंगे। तो सिग्मा बेसी 0.66 FY अब यूज नहीं होगा, उससे कम वैल्यू यूज होगी। तो अगर माइल्ड स्टील लें तो 0.66 FY की वैल्यू 165 हो जाएगी, तो अब यहाँ पर 165 नहीं होगा, उससे कम रहेगा। कंप्रेशन फ्लेंज हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, वो ये इसके बकलिंग के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इसको कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला जो कंप्रेशन फ्लेंज है ये हमारा बकल कर सकता है, तो लेटरली अनसपोर्टेड बीम हो गया। तो ये दो कैटेगरी है मेनली, इसी के बेसिस पर डिजाइन करना है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारा जो बीम है वो लेटरली सपोर्टेड है या अनसपोर्टेड है, उसके बाद ही उसके बेसिस पर हम डिजाइन करेंगे। अगर सपोर्टेड है तो सिग्मा बीसी की वैल्यू फिक्स है, 0.66 FY डायरेक्टली ले लेना है। अनसपोर्टेड है तो पहले हम एज्यूम करेंगे कि हमारी वैल्यू कुछ 165 जैसे हाईएस्ट है, तो 120 या 80 या 90 या 100 जो भी एज्यूम कर लेंगे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे उसके बेसिस पर, जैसे सिग्मा एसी के लिए कर। अब देखिए सेकेंडरी क्राइटेरिया, एक मैंने बताया लेटरल बकलिंग जो लगभग पूरे स्पैन में होती है। अब दूसरा क्राइटेरिया डिजाइन में हमको बकलिंग क्राइटेरिया ध्यान रखना पड़ता है, लोकल बकलिंग का, ठीक है। पहला लोड कैरी करने के साथ साथ हमका बकलिंग जो है वो कितना हो रहा है, उसका क्राइटेरिया हमको कंसीडर करना है। तो लोकल फ्लेंज बकलिंग के बारे में देखेंगे, अब इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।